सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया में मैं हूं अलीना इलियास और मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब और राना ताहिर साहब। FATF में इंडिया ने जैश ए मोहम्मद के बारे में जो प्लान बनाया वो नाकाम हुआ और पाकिस्तान के बारे में जो प्लान बनाया वो भी नाकाम हुआ। इस हवाले से डिस्कस करेंगे। और फिर DG ISPR ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बहुत अहम बातें की हैं, वही बात इनडायरेक्टली उन्होंने की है जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने की थी। जी समी साहब। जी अलीना, बिल्कुल आपने जिस प्लॉट का जिक्र किया, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF, उनका पेरिस में इजलास था और उसमें जो इंडिया की कोशिश थी उसमें यही थी कोशिश इंडिया की कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से आगे ब्लैक लिस्ट में चला जाए या पाकिस्तान के बारे में सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल की जाए। लेकिन और जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि वहाँ पर बड़ी खुलकर डिस्कशन हुई। इंडिया ने पुलवामा अटैक का जिक्र किया और इस मौके पर क्योंकि वहाँ पर चाइना भी मौजूद है और भी पाकिस्तान के दोस्त ममालिक मौजूद हैं, ख़ास तौर पर जो सऊदी अरब की सपोर्ट है पाकिस्तान को। देखें, ये चीज़ जो पुलवामा अटैक के बाद जो इंतहाई ग्रेव सिचुएशन आई है उसमें सऊदी अरब जिस तरह खुलकर पाकिस्तान की हमायत में आया, माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती थी। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अपना जो इलामिया जारी किया है उसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने इक़दाम किए हैं, मज़ीद इक़दाम की ज़रूरत है और इस ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए अब क्योंकि अगला इजलास मई में होगा तो उन्होंने मज़ीद टाइम दिया। भारत की ये ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में आए, पाकिस्तान पर सैंक्शंस लगें और जो IMF पाकिस्तान के साथ पैकेज डील करने जा रहा है वो डील ना हो सके, पाकिस्तान को आइसोलेट किया जा सके। लेकिन दो पाकिस्तान के दोस्त हैं, चाइना और सऊदी अरेबिया। बिल्कुल अब एक टाइम टेस्टेड फ्रेंड हम पहले कहते थे चाइना के बारे में। चाइना की सपोर्ट की वजह से इंडिया बहुत सारी जो कोशिशें करना चाह रहा था FATF में वो नहीं हुई। लेकिन एक जो चीज़ खुलकर सामने आई, वैसे तो ब्रदरली हमारे रिलेशनशिप है सऊदी अरब के साथ, लेकिन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म इमरान खान पर जिस तरह एतमाद का इजहार किया है, यहाँ पर भी वो कह के गए थे कि अब पाकिस्तान एक नए मुस्तकबिल का आगाज़ कर रहा है क्योंकि यहाँ की लीडरशिप बेहतर है। और यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा था कि हम मदद करना चाहते थे माजी में भी सऊदी अरेबिया, लेकिन अब सही क़यादत पाकिस्तान को मिली है तो इसमें ये ताउन आगे जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है वज़ीर आज़म इमरान खान की मौजूदगी, एक ऑनेस्ट आदमी की मौजूदगी, एक दयानतदार आदमी की मौजूदगी। इस लीडरशिप को दुनिया का एतमाद हासिल है। भारत के प्रोपेगेंडे के बावजूद जो FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा है और मज़ीद टाइम दिया है कि आप इसमें काम करें। ज़बान खासा उसमें लैंग्वेज जो है वो खासी सॉफ्ट है। मैं आपको एक सऊदी अरब में जो वज़ीर ख़ारजा आदिल अल जबीर का जो कंडक्ट था और जिस तरह उन्होंने इंटरव्यू दिया, अगर आप मुझे इजाज़त दें अलीना, तो मैं एक उनका जो इंटरव्यू है, ये एक भारतीय मीडिया ने उसके क्लिप चलाएँ जिसमें आप देखेंगे कि कड़े से कड़े सवालात किए जा रहे हैं आदिल अल जबीर साहब से और कोशिश की जा रही है कि कहीं उनके मुंह से कोई वर्ड पाकिस्तान के बारे में निकल आए, जैश ए मोहम्मद के बारे में निकल आए, कुछ निकल आए। ये इंडिया ने ही क्लिप बनाया, उनके चैनल नहीं। हम आपको ये दिखाना चाहते हैं, ज़रा देखें कि किस तरह सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है और किस तरह उन्होंने दुनिया और भारत को दुनिया के सामने एक्सपोज किया। सुनिए ज़रा, देखिए। आपने देखा अलीना और राना ताहिर साहब कि जो एंकर है उसके नाक से धुआं भी निकल रहा है, बच्चे की हंसी भी आ रही है। जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ली भारतीय चैनल की इस एंकर ने, लेकिन आदिल अल जुबैर पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने कुछ नहीं बोला और बड़ी खूबसूरती से उन्होंने तमाम जो सवालात हैं उनको टाला। तो जो इस वक्त सिचुएशन है उसमें तो ये चाइना और सऊदी अरेबिया ये बिल्कुल पाकिस्तान के साथ खुलकर सामने आए हैं, पाकिस्तान की मदद की और आज भारत की वो जो कोशिशें थी FATF में वो नाकाम हुई हैं। कल सिक्योरिटी काउंसिल में भी जो भारत ने कोशिश की वो भी नाकाम हुई है। तो सफारती महाज पर जो आइसोलेट करना चाह रहा था भारत इस पुलवामा अटैक को बुनियाद बना के, वो तो उसमें मुकम्मल तौर पे नाकाम हुआ। अब
ज़रा आ जाएं पाकिस्तान के अंदर के जो हालात हैं आज DGISPR की। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा भी एक सवाल था। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा ने उस भारतीय एंकर को जिस तरीके से जवाब दिया कि पाकिस्तान ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं ट्राइबल एरिया में, उन्होंने दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत कुर्बानी दी है, तो ये एक सीधा साधा तमांचा था इंडिया के मुंह पर, बिलाशुबा। अच्छा समीर साहब, एक और चीज़ भी थी, नो डाउट सऊदी अरब की बात करें या चाइना की बात करें, हमेशा वो हमारे साथ ही खड़े हुए हैं, लेकिन बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि US जो है वो भी थोड़ा, क्योंकि तालिबान के साथ मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, अफगानिस्तान के साथ भी है, तो वो इस तरह का कोई एक्सट्रीम स्टेप नहीं लिया जा सकता तरफ से। और FATF की अगर बात करें तो FATF के बारे में हमेशा ही कहा जाता है कि ये अमेरिका की तरफ से डोमिनेट किया जाता है, इसको मसलन कंट्रोल अमेरिका करता है। उसकी जो मिसाल उन्होंने जो ब्लैक लिस्ट की दी है वो शुमाली कोरिया या ईरान है, जिसको वो चाहते हैं उसको ब्लैकमेल करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान का रोल इस रीजन में है उसकी वजह से भी US जो है वो, मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में भी कोई इंटेंस जो है इस हवाले से कोई स्टेप लेगा। ये बात आपने सही कही है कि US इस वक्त कुछ रिस्ट्रेन शो कर रहा है, लेकिन उसकी वजह आपने जो बयान की है, मैं उसकी दूसरी वजह देखता हूँ। वो है फ़र्क सिर्फ ये है माजी के पाकिस्तान में और अब के पाकिस्तान में कि इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान ख़ान है, और इमरान ख़ान साहब ने जिस तरह सऊदी अरब के दौरे के बाद जिस तरह खुलकर भारत से ये कहा कि आप पाकिस्तान के बारे में मिस एडवेंचर अगर आपने किया तो हम रिटेलिएट करते वक्त सोचेंगे भी नहीं, हम उसको भरपूर रिटेलिएट कर देंगे। और इससे पहले आपको याद होगा जब सदर ट्रंप ने ट्वीट किए थे पाकिस्तान के हवाले से अफ़गान प्रोसेस पर, तो इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया था और बड़ी सख्ती से जब ट्रंप को जवाब दिया तो उसके बाद आपने देखा कि फौरी तौर पर अमेरिकन डेलीगेशन भी आए और सदर ट्रंप ने भी थोड़ी देर के बाद ही जो इमरान खान साहब की तारीफ़ें करना शुरू कर दी। माजी में जो हुक्मरान थे, चाहे वो पीपल्स पार्टी के थे, चाहे वो मुस्लिम लीग नवाज़ की क़यादत थी, वो वाशिंगटन के कहने पे खड़े हो जाते थे, वाशिंगटन के कहने पे बैठ जाते थे, वाशिंगटन के कहने पे सांस रोक लेते थे, वाशिंगटन से पूछ कर बाथरूम में जाते थे, वॉशरूम में जाते थे। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने पहली दफ़ा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद पहले वो इलेक्टेड वो लीडर हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर अमेरिका को उसकी आंखों में आंखें डालकर पाकिस्तानी रियलिटी के मुताबिक उन्होंने बात की है। और ये वो फ़र्क है, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि अमेरिका इस पोजीशन में इस वक्त नज़र नहीं आ रहा क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत, पाकिस्तान की पॉलिटिकल क़यादत वो एक पेज पे है। भरपूर अंदाज में कोशिश की जा रही है कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात का जो प्रोसेस है वो हो, और दूसरा भारत ने जिस तरीके से गुफ्तगू की है और भारत ने पाकिस्तान पर अभी धमाका हुआ है और साथ ही पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया, उनके मीडिया ने इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया, इससे भारत एक्सपोज हुआ है। फैटफ में भी जो उनको नाकामी हुई है उसकी एक बुनियादी वजह भारत ने विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान का नाम लगाया, और जो भारत के अंदर से ये आवाज़ें उठ रही हैं जिसमें फ़ारूक अब्दुल्ला साहब ने बातें कही हैं और कश्मीरी लीडरों ने बातें कही हैं, इसके अलावा कांग्रेस के लोगों ने बातें कही हैं, वहाँ पर जो उनके सेलिब्रिटीज़ हैं उन्होंने ये बात की है कि पाकिस्तान पर आप अगर एतराज़ करना चाह रहे हैं, इल्ज़ाम लगाना चाह रहे हैं तो उसका कोई ना कोई सबूत तो दें। तो दो फ़र्क हैं, एक तो खुद एक्सपोज हुआ इतनी जल्दी, उसने जो उसका प्रोपेगेंडा वो करना चाह रहा था उसमें एक्सपोज हुआ, और दूसरा वज़ीर आज़म इमरान खान ने जिस मजबूती से जिक्र किया, और आज अब DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख लें, और उसके बाद जनरल कमर जावेद बाजवा LOC पर गए हैं, जवानों के साथ खड़े हुए हैं, पाकिस्तान की अफवाज जो हैं मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। कल कौमी सलामती कौंसल का जो इजलास था उसमें ये इख्तियार दे दिया गया कि आप रिटेलिएट करने के लिए किसी भी अब ज़रूरत नहीं है इजाज़त की, पाकिस्तान जंग की तैयारी नहीं कर रहा। आज DGISPR ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पाकिस्तान कोई जंग की तैयारी नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान की जो रिटेलिएशन है, पाकिस्तान का जो जवाब है वो माजी के निस्बत मुख्तलिफ होगा। उन्होंने कहा इनिशिएट आप करेंगे लेकिन रिएक्शन जो है वो हम देंगे, और एज अ सॉवरेन स्टेट ये हमारा पूरा राइट बनता है कि हम उसका रिएक्शन दें। और इसमें जैसे जनरल कमर जावेद बाजवा ने बहुत खुलकर ये बात कही है कि ना ही हम कोई खौफजदा कौम है, ना ही हम कोई मजबूर हैं, और हम आपको जो रिस्पांस देंगे, जो रिएक्शन होगा, इससे फिर आप हैरान रह जाएंगे, यानी भरपूर एक रिएक्शन होगा। और ये आज DGISPR की मैं देख रहा था जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने यही बात कही है कि हम तैयारी नहीं कर रहे, अगर सुनवा सकें, जिसमें उन्होंने कहा कि जो हमारा रिएक्शन है वो होगी और हम उसके लिए अपने आप को तैयार हैं। हम अब ये आपने देखी है बात, पाकिस्तान
कि कोई जारहाना अज़ाइम नहीं है, पाकिस्तान कहीं पे कुछ भी नहीं कर रहा, हम तालिबान को मुज़ाकरात की टेबल पर ला रहे हैं। और फिर जो दूसरी बात कही वो भी मैं चाहता हूँ कि ज़रूर आप सुने और कौम भी सुने, दोपहर में भी सब ने सुना, जिसमें जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो बात कही वही बात DGISPR ने कही डायलॉग के हवाले से, और फुली तौर पर अपने वज़ीर आज़म को सपोर्ट किया, जो विच शोज़ के इस वक्त पाकिस्तान की पूरी कौम, जिसमें पाकिस्तान की इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जिसमें पाकिस्तान की फ़ौज है, पाकिस्तान की एजेंसीज़ हैं, वो एक पेज पे खड़ी हैं। अब ये आपने सुनी बात कि वो क्या कह रहे हैं, ख़ित्ते का मसला है, हम टेररिज्म पे बात करने के लिए तैयार हैं। अलीना, एक जो चीज़, ये तो ऑफिशियल DGISPR हमारी फ़ौज का रिस्पॉन्स था, अगर आप पाकिस्तान की गलियों में देखें, सोशल मीडिया पर देखें, इस वक्त पूरी कौम जिस तरह पाकिस्तानी फ़ौज के साथ खड़ी है। हम देख रहे थे तो वो निकाला, एक बाबा जी हैं, एक बुज़ुर्ग मज़दूर बेचारे गुर्बत की आलम में, वो जो मोदी को बयान दे रहे हैं, गा कर वो जो बात कह रहे हैं। प्रोड्यूसर साहब, अगर उसके 2-3 अशार हमें आप सुनवा दें तो पूरी कौम देखे कि पाकिस्तान की गलियों में क्या जज्बा है। अच्छा अलीना और राना साहब, ये एक बड़ी लंबी नज़्म है, और इसमें जो अशार हैं, इसमें जिस तरह से ये पाकिस्तानी मोदी को ललकार रहा है, ये काम पाकिस्तानी है और ये गरीब पाकिस्तानी है। यानी इसको अगर हम ये कहें कि यहाँ पे इस मुल्क में कोई प्रॉस्पेरिटी नहीं मिली, ये गरीब आदमी है, लेकिन इस मुल्क की मोहब्बत, इस मुल्क की फ़ौज की मोहब्बत, जिस तरह ये ललकार रहा है, काश ये अल्लाह ताला हमारे जो बहुत सारे सियासतदान हैं जिनका भी जिक्र करेंगे, उनको भी ये हिम्मत आ जाती। अच्छा, एक और चीज़ आपको मैं दिखाना चाहता हूँ अलीना, अगर आप इजाज़त दें। मैं होस्ट आप हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये ऐसा है कि मैं बस इसमें ज़रा काबू नहीं रख सका अपने जज्बात पर। तो ये सब पाकिस्तानियों का इशू है, इसमें ना कोई होस्ट है, ना यहाँ पे कोई पाकिस्तानियों में सारे एक जैसे हैं। एक सोशल मीडिया से और चीज़ हमने निकाली थी, जिसमें वो एक बिल्ली है छोटी सी, और एक बहुत बड़ा डॉगी है, और वो झंडे लगाए हुए हैं, बिल्ली के ऊपर पाकिस्तान का झंडा है। वो सोशल मीडिया पे कि वैसे इंडिया को बड़ा जोम है कि वो बहुत बड़ा मुल्क है, तो वो अगर दिखाएं तो कौम ये मैसेज दे रही है कि इस तरह से पाकिस्तान इतने बड़े जो मुल्क है उसके साथ वो क्या उसका हशर नशर होगा। देखिए ज़रा, इसमें आपने देखा कि बिल्ली जो है वो बड़ी मुतमईन है, वो कुछ नहीं कह रही, छोटी है, और वो बड़े आराम से घूम रही है, लेकिन वो जो बड़ा जो कुत्ता है वो उसके पीछे आ रहा है। जब पीछे वो आता है उस पर, उसकी टेरिटरी में, तो बिल्ली फिर जिस तरह उस पर हमला करती है, उसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा लिखा हो, और वो जो इतना बड़ा डॉगी है वो जिस तरह जाके पीछे गिरता है, तो इससे आप देख सकते हैं ये पाकिस्तानी कौम के जज्बात हैं कि ये हम आपका हशर करेंगे। आप अपने साइज़ पर जोम ना करें, आप ये ना समझें कि आपकी कोई बहुत बड़ी फ़ौज है, हमें मत ललकारें। जो आज DGISPR ने कहा, हमें मत ललकारें। अगर आपने हमें ललकारा तो ये फिर पूरी कौम इस तरह से रिटेलिएट करेगी कि आप देखेंगे कि दुनिया भी हैरान रह जाएगी। तो ये सोशल मीडिया है। कमर जावेद बाजवा साहब भी जो हमारे आर्मी चीफ हैं, बड़ी दफ़ा ये कह चुके हैं, बल्कि बार बार उनकी ये कोशिश होती है कि ये पैगाम जो है वो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे दिया जाए कि कंट्रीज़ जो हैं वो अकेले नहीं बनती हैं, वो बनती हैं तो रीजन के साथ बनती हैं, रीजन डेवलप होता है, अकेली कंट्री डेवलप नहीं होती है। तो इस चीज़ का भी ख्याल करना है। जी बिल्कुल, बेसिकली कहने का मकसद ये है उनका कि ऑलिव ब्रांच है सबके लिए। इस खित्ते में हम अमन चाहते हैं, आप इशूज़ पर बात करें, गुफ्तगू से उसको हल करें, और फिर तरक्की सबकी हो। अच्छा, एक तो ये पाकिस्तान, ये सारी जो सिचुएशन बनी है, ये बनी तो कश्मीर की वजह से है, लेकिन वहाँ पर जो जज्बा है, मैं चाहता हूँ कि ज़रा वो बच्चियों की फुटेजेस देखें, वो किस तरह से सड़कों पे निकले हुए हैं, कफन बांध कर निकले हुए हैं, अपने हक के लिए निकले हुए हैं, और उनको पाकिस्तान कैसे अबेंडन कर सकता है, पाकिस्तान कैसे अपने कश्मीरी भाइयों को छोड़ सकता है। ज़रा वो कश्मीर से आने वाली फुटेजेस और वहाँ पर जो जज्बा है, ज़रा उसको देखें। ये कश्मीर के इस तरफ के लोग हों, कश्मीर की दूसरी तरफ के लोग हों, लाइन जो है मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर, जज्बा एक ही है वहाँ पर, और वो अपनी आज़ादियों पर किसी तरह से भी कंप्रोमाइज़ लेना करने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल ऐसे। अब बात ये है भाईजान कि ये जो वाक़या हुआ ना पुलवामा का, ये देखें पाकिस्तान की LOC से कितने मील दूर हुआ है। असल तो ये इंडिया की अपनी फ़ौज की नाकामी है, ये वाक़या जो है जिसका वो झूठा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा रहे हैं। और ये कश्मीरी जो हैं, इनके जज्बे को अब इंडिया के लीडर कह रहे हैं। वो यशवंत सिन्हा क्या कह रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं कि अब इसको दबाया नहीं। वो कहते हैं पूरी वैली जो है इंडिया से नफरत करती है, तो इनकी आज़ादी को अब इंडिया रोक नहीं सकता। अब देखें, आज सारा दिन मैं ये तवक्को कर रहा था कि पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एलीट है, वो कोई इस हवाले से बयान देंगे।
भारत को जवाब देंगे, लेकिन हमें क्या नज़र आ रहा है, सिंध असम्बली में आगा सिराज दुरानी साहब गए हैं और वो अपने जो उनके ऊपर जो मामला हुआ है उस पर बात वो उन्होंने की है, लेकिन इमरान खान साहब ने इन सब को सही जवाब दिया। आज इमरान खान साहब ने डेरा गाजी में बड़ी अच्छी बात कही है कि जो जिसको पकड़ते हैं वो डाकू जो है बड़ा, वो अपने आप को नेल्सन मंडेला बनाने की कोशिश करता है। ज़रा इमरान खान साहब का शॉर्ट भी सुनवा दें। अब देखें, अच्छे समय से इस पर बात करेंगे, लेकिन मुझे कहा जा रहा है एक ब्रेक लेनी है। जब ब्रेक से वापस आएंगे आप भी इस पर कमेंट कीजिएगा, राना साहब आप भी इसमें कमेंट कीजिएगा, लेकिन प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समी साहब, देखिए ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको इमरान खान साहब का शॉर्ट सुनवाया जिसमें उन्होंने आज राजनपुर में ये बात कही कि जेल में मैंने गरीब आदमी देखे और असम्बली में मैंने ऐवानों में मैंने डाकू देखे। अच्छा, अब असम्बली में डाकुओं के हवाले से जिक्र हो रहा है तो क्योंकि ये आगा सिराज दुरानी साहब की जो कंट्रोवर्सी है, अब आप मुझे बताएं इससे बड़ा क्या मजाक हो सकता है। नैब ने एक बंदे को गिरफ़्तार किया है, उनका जिस्मानी रिमांड है और प्रोडक्शन आर्डर हो गया। वो आज सिंध असम्बली में आए, वहाँ पर आकर उन्होंने आज इस इजलास की सदारत की है। न सिर्फ सदारत की बल्कि चीफ मिनिस्टर से ये कहा है कि जो लोग मुझे पकड़ने के लिए आए उनके खिलाफ इंक्वायरी करें कि वो कौन थे। ज़रा उनकी ये गुफ्तगू आपको मैं सुनवाना चाहता हूँ। मुझे ये बताइए इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है कि जिस आदमी के ऊपर इल्ज़ाम है कि आपने माल बनाया और आप बताएं ये सारे एसेट्स आपने क्या बनाए, आज वो सिंध असम्बली में बैठ के उन तहकीकात करने वाले लोगों के बारे में सिंध के चीफ मिनिस्टर से ये कह रहा है कि जनाब आप ज़रा देखें और उनका आप ज़रा आगा सिराज दुरानी साहब का लहजा देखें, किस तरह वो बात कर रहे हैं। सुनिए ज़रा पहले, फिर इसके बाद आगे बात करते हैं। अब आप देखें वो क्या कह रहे हैं कि जिस जो तरीका उन्होंने इख्तियार किया, क्या तरीका इख्तियार किया, एक अदालत से वारंट लिया और वारंट लेने के बाद अदालत की इजाज़त लेने के बाद उनके घर गए और वहाँ पर सर्च किया, एविडेंस कलेक्ट की उन्होंने। कौन सी, ये कह रहे हैं उन लोगों के बारे में तहकीकात करें, वो कौन थे। आप डराने की बात कर रहे हैं, आप धमकाने की बात कर रहे हैं, इससे बड़ा मजाक और क्या होगा। और आज इमरान खान साहब ने इस इशू को एड्रेस किया। मैं चाहता हूँ कि जिसमें उन्होंने ये बात कही कि जब इन लोगों को पकड़ने की बात करते हैं तो ये जमहूरियत ख़तरे में है। ज़रा सुने इमरान खान साहब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज राजनपुर में जो बात कही। अब देखें ये जो बात इमरान खान साहब कह रहे हैं ये बिल्कुल ये हकीकत है। आपने आगा सिराज दुरानी साहब को सुना, जिस तरह से वो बात कर रहे थे, जो उनकी आंखों में नज़र आ रहा था और जिस तरह वो, यानी एक बात कि वो पकड़ा क्यों है उन्हें, उनके घर क्यों गए हैं, उनसे किसी ने ये पूछा क्यों है। और शहबाज शरीफ साहब और जनाब नवाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब, ये सारे पाकिस्तान के नेल्सन मंडेला बन जाते हैं। ये पाकिस्तान का सबसे आगा सिराज दुरानी साहब की अपनी हिस्ट्री भी तो चेक करें ना। उनकी हिस्ट्री क्या है, 3 उनके ऊपर केसेस हैं। एनआरओ में उनके केसेस बंद हो गए थे, वो दोबारा रीओपन हुए हैं। गैर कानूनी भर्तियों का केस उनके ऊपर है। फिर एमपीए हॉस्टल जो बनाया, फिर सिंध असम्बली में जो बेज़ाब्तियाँ हैं वो उनके ऊपर है। एसिड बियॉन्ड मीन का केस उनके ऊपर है। इतने ज़्यादा केसेस उनके ऊपर हैं, वो स्पीकर बन के समझ रहे हैं कि जी भी उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। बड़ी गलत बात है। अगर आपको वाकई इस चेयर की आपको लगता है कि आप इसकी इज्जत करते हैं तो फिर तो अखलाकी तौर पर आपको खुद ही हट जाना चाहिए था कि पहले मुझ पर ये चार्जेस जो हैं वो हटेंगे और उसके बाद मैं इस चेयर पे आके बैठूंगा ताकि मैं अपनी इज्जत के साथ, अपनी आन के साथ यहाँ पर आकर बैठ सकूं। और दूसरी सर मैं एक और बात कहना चाहूंगी, फिर आप राना साहब इस पे कमेंट कर दें। देखें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से हमें बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, वो जो भी बात करते हैं हम उसको बढ़ाते हैं, लेकिन डॉक्टर समद के ऊपर जो उन्होंने जिस तरीके से ट्वीट किया या जिस तरीके से नैब के हवाले से उन्होंने बात की है, उन्होंने एक रास्ता खोल दिया है। अब यही बात जो है वो पीपल्स पार्टी या नून लीग जो है किसी और तरीके से कर रही है जो मुझे समझ आ रही है। अब बाकी राना साहब और आप बेहतर समझते हैं, मैं तो अपनी बिल्कुल राना साहब मैं आपके कमेंट लेते हैं आपसे, लेकिन एक उससे पहले मैं चीज़ दिखाना चाहता हूँ। आसिफ जरदारी साहब ने जब सिराज दुरानी साहब गिरफ्तार किया गया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यहाँ पर उन्होंने कहा कि वो एक मंगी है, सिंधी है और वो बस अपने ही घर से, हमें तो अपने ही लोग मारते हैं, उन्हीं को इस्तेमाल किया जा रहा है। JIT की इंटेग्रिटी पर इस वक्त पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा एतराज़ कर रही है। जो कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम है नैब की, इससे पहले जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम FIA की थी, ये जो फेक अकाउंट्स केस है इसमें बहुत ज़्यादा एतराज़ कर रही है और ये कह रही है कि जनाब ये तो बड़ा ही जुल्म हो गया। जिस वक्त नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ JIT बन रही थी, पनामा की तहकीकात हो रही थी, तो मैं एक आपको शॉर्ट सुनवाना चाहता हूँ
जनाब बिलावल भुट्टो साहब का, जो यकीनन जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की अप्रूवल से ही दिया गया होगा। सुनिए ज़रा वो शॉट। राना साहब, आप बड़ी देर से खामोश बैठे हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम मैंने लिया आज। मुझे आप ये देखें, बिलावल भुट्टो साहब की जो उस वक्त तनकीद है, जब नून लीग इसमें फंसी हुई थी तो क्या फरमा रहे थे, अब क्या वो फरमा रहे हैं। ये अगर इनको पकड़ा जाता है तो जिस अंदाज में इनकी, ये तो खैर छींकें निकल रही हैं, उनका मकसद ये था कि चीखें निकल रही हैं। जी राना साहब। देखें भाईजान, बात सीधी है। बिलावल भुट्टो साहब ने जो बात की शरीफ फैमिली के हवाले से, वो कह रहे थे कि भाई ये अरबों रुपए की लूटमार की तहकीकात ही तो है, करप्शन की तहकीकात ही तो है, मनी लॉन्ड्रिंग की ही तहकीकात है, क्यों चीखें निकल रही। तो आप ये अपने अब्बा से पूछें कि अब्बा जी आपकी चीखें क्यों निकल रही हैं। आपसे भी तो मनी लॉन्ड्रिंग का ही पूछा जा रहा है, आपसे भी अरबों रुपए की करप्शन का ही पूछा जा रहा है, और वही अफसरान हैं जो उनसे पूछ रहे थे, यही मंगी साहब थे जो नवाज शरीफ से पूछ रहे थे और उनके ख़ानदान से पूछ रहे थे, वही मंगी साहब की क़ियादत में नैब जो है वो आपसे पूछ रही है कि आप बता दें आपने ये जाली अकाउंट्स वाला जो चक्कर चलाया था और इसमें अरबों खरबों आप मुल्क से बाहर ले गए, वो क्या ड्रामा था। तो उस पर समी साहब बात ये है, आप इनके देखें, आज ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि हमारी कौम के लिए, हमारे मुल्क के लिए ये शर्मनाक बात है कि एक शख्स जिसको करप्शन के इल्ज़ाम में पकड़ा गया कल, वो आज इस मुल्क के नाम नेहाद रूल्स का सहारा लेकर एक प्रोडक्शन आर्डर के जरिए असेंबली के में स्पीकर की कुर्सी पर बराजमान होकर किस तरीके से वो क्या कह रहे हैं चीफ मिनिस्टर सिंध को कि जी आप इसकी इंक्वायरी कराएं। भाई चीफ मिनिस्टर तो खुद मुल्ज़म है नैब के, यानी इन लोगों पर हाथ ही ना डाला जाए। सामी साहब, क्या आपने बिल्कुल सही कहा कि भाई वो नैब वाले सर्च वारंट लेकर वहां गए इनके घर पे, क्या उन्होंने किया, उनके साथ खवातीन एहलकार भी थी। तो ये सारा एक टोपी ड्रामा रचाया गया कि जी बड़ा कोई वहां पे नैब ने पता नहीं इनके घर में क्या कर दिया, कुछ भी नहीं किया। आप देखें कि उनका बोलने का अंदाज क्या था, स्पीकर की कुर्सी पर बैठकर किस तरीके से वो के इस हाउस में रिपोर्ट लाएं जी कि ये क्यों किया गया। भाई आप इस मुल्क में तहकीकात नहीं होने देंगे। आपका चेयरमैन कह रहा है क्यों चीखें निकल रही हैं शरीफ फैमिली को, तो अब आपकी क्यों चीखें निकल रही हैं। फेस करो नैब को, फेस करो नैब कोर्ट्स को जाके और हिसाब दो, और ये बचेंगे नहीं समी साहब अब। और ये इमरान खान साहब ने बिल्कुल सही कह रहे थे कि जी 2 कानून हैं, तो इमरान खान साहब ये कवानीन बदलने आपने हैं और इस पार्लियामेंट के जरिए नहीं बदल सकते। खुदा के लिए अवाम के पास जाएं और इस असेंबली को तोड़ें और अवाम से रिजू करें, अवाम से पूछें वो क्या चाहते हैं। बिल्कुल ये बात आपकी सही है कि जो पाकिस्तान की आवाम है उसकी ताकत से ही इमरान खान ये सब कुछ कर सकते हैं। और अगर पार्लियामेंट के अंदर नंबर को बुनियाद बना के जोड़ तोड़ करके पैसा, वो जो काला पैसा है जो इतना ज़्यादा माल बनाया हुआ है, अगर उससे कुछ अरकान को ख़रीदने की कोशिश करके ये उसको डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश करें, तो फिर इमरान खान साहब के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं होगा कि वो आवाम के पास जाएं। और आवाम इमरान खान साहब के साथ हैं, बहुत सारे लोग उनकी बातों को सुन रहे हैं। लेकिन मैं राना साहब या अलीना, आप में से कोई भी जवाब दे दे, मुझे ये बताइए कि मुस्लिम लीग नून बहुत एक्टिवली, बड़ा स्विफ्टली रिस्पॉन्स करती है। आज भी रिस्पॉन्ड किया जनाबा मरियम औरंगज़ेब साहबा ने इमरान खान साहब की तकरीर का और दूसरे मामलात का सिंध असम्बली में, यानी जो इस वक्त इंटरनेशनल फ्रंट पे पाकिस्तान के साथ जो हो रहा है। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पाकिस्तान की बर्री फ़ौज के सरबराह आज LOC पर जाके मोर्चों में गए हैं। प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं दुनिया को कि अगर ये जंग शुरू हो गई तो इसका नतीजा कहीं पे जाएगा। हमारे जो पॉलिटिशियन हैं, क्या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती थी कि आज के दिन भी वो जो पाकिस्तान के ऊपर जो गुफ्तगू की जा रही है, जिस तरह हमारे जो कश्मीरी भाई बहन वहाँ पर शहीद हो रहे हैं, उन पर जुल्म व सितम हो रहा है, इस पर कोई बात की जाती, इस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती, इस पर कोई वीडियो ऑडियो बयान जारी किया जाता। सब डोमेस्टिक कंजम्पशन। पीपल्स पार्टी अगर है तो वो सिंध में सराज दुरानी साहब की गिरफ्तारी पर बरहम नज़र आ रही है और दूसरों को बचाने की कोशिश कर रही है। अगर नून लीग को देखें तो वो उनका जो नवाज शरीफ साहब का दिल है, कभी वो तेज़ हो जाता है, कभी उसके चैम्बर में खून थोड़ा जाता है, कभी ज़्यादा जाता है, कभी जनाह हॉस्पिटल में, कभी फ़लाँ। इसी पर मरियम नवाज़ साहबा भी आती हैं, रोज़ाना मिलती हैं अपने अब्बा से, अच्छी बात है, लेकिन बाहर निकल के कुछ थोड़ा भारत के बारे में भी बोल दें, कुछ थोड़ा ये जो सिचुएशन इस वक्त बॉर्डर पर
जो पाकिस्तान का जो हमने आपको सेंटिमेंट दिखाया, गरीब लोग गानों से उनको जवाब दे रहे हैं। एक और फुटेज मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो उस वक्त अब मैं नहीं दिखा सका। लोग टमाटर जो हैं, आप ये देखें, टमाटरों को सड़कों पर फेंक रहे हैं कि बिल्कुल ना इंडिया को हम टमाटर देंगे ना इंडिया से टमाटर लेंगे। देखिए ये जज्बा है कौम का। लेकिन हमारे सियासतदान अपने मसाइल में, देखिए ये आप सड़कों पर, ये लाहौर की, पिंडी की, कराची में, ये सड़कों पर आप देखें ये टमाटर फेंक दिए उन्होंने और उसके ऊपर चला रहे हैं और कह रहे हैं कि ये फेंक रहा है बंदा टमाटर। देखिए ये कि हमें नहीं चाहिए, ये इंडिया के टमाटर हैं, अपने फौजियों को खिलाएं, शायद उनकी कोई हालत बेहतर हो जाए बेचारों की। अब ये देखिए ये कौम का जज्बा है, ये सड़क पर आम आदमी ये बात कर रहा है। ये पाकिस्तान की कौम है जो अपनी फौज के साथ खड़ी है, जो वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ खड़ी है, जो भारत को एक मैसेज दे रही है। लेकिन जो मुस्लिम लीग नून है और मौलाना फजलुर रहमान सारी ज़िंदगी, देखें वो 30 करोड़ रुपया खा गए कश्मीर कमेटी का, उनसे तो एक और कोई कश्मीर में इतना जुल्म हुआ है, कोई वो बयान नहीं दे रहा। अगर कभी नज़र आते हैं अपने कुछ हवारियों के साथ तो आसिफ जरदारी को रिसीव करते हुए, आसिफ जरदारी के पास जाते हुए, और वो भी क्या कि मैं मार्च में, अप्रैल में मैं ललकारूंगा इमरान खान की हुकूमत को। और अगर नून लीग के लोग हैं, शायद खकान अब्बासी, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, वो अगर हमें नजर आते हैं तो असेंबली में हल्ला गुल्ला करते हुए नजर आते हैं। उन्होंने कहा था मेरे वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ही हैं, ये गलत बात ना करें, वो पाकिस्तान के कभी भी वज़ीर आज़म नहीं थे। दिस इज व्हाट ही सेड वेरी क्लियरली, वेरी ओपनली। आपकी बात ये ठीक है, ये बातें उन्होंने कही थी। लेकिन राना साहब, क्या ये हमारी जो क़यादत है, जो इलेक्टेड लोग हैं, उनको इस बात का एहसास नहीं है कि जब ये वोट मांगने दोबारा कौम के पास जाएंगे, अवाम के पास जाएंगे, तो आज जिस तरीके से वो पाकिस्तान को से पुश डाल रहे हैं, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, इंडिया की अपने गैर मुल्की जो कनेक्शंस हैं उनकी वजह से खामोश हैं, तो लोग इन्हें ये बात याद नहीं दिलाएंगे, इन्हें ये बात नहीं याद आ रही। शमी साहब, आपने बिल्कुल इनका सही नक्शा खींचा है। ये सारे लोग जिनके आपने नाम लिए हैं, ये पाँव से लेकर सर तक करप्शन में डूबे हुए हैं। इनको मुल्क की क्या फिक्र है? इनको बात करते ये देखें, बिल्कुल होनी चाहिए थी, सिंध असम्बली में करारदाद आती इंडिया के खिलाफ, आज के अजलास में वो मैसेज देते एक इंडिया को। लेकिन शमी साहब, इनके मसाइल ही और हैं। ये तो इनसे अगर आप बात करेंगे ना, अगर इमरान खान साहब आज इनसे बात करें, वो कहेंगे कौमी मफाद में ना आप ये केस जो है ना, इस वक्त क्योंकि इंडिया का मामला है इसलिए आप इन केसों को छोड़ दें। ये सारा कुछ इनका सारा टोपी ड्रामा, नून लीग हो, पीपल पार्टी हो, मौलाना फजल रहमान की भी इंक्वायरी शुरू हो रही है, आपको एक दिन बताया भी था, वो जल्दी मंजर आम पर आ जाएंगे उसके नताइज भी। तो ये सारा कुछ जो है ना, करप्शन बचाओ मुहिम है, और उसके लिए ये असम्बली, कभी सिंध असम्बली को, कभी कौमी असम्बली को इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी पंजाब असम्बली में हंगामा करते हैं। ये शमी साहब मजाक बंद होना चाहिए। इस मुल्क में बहुत कुछ हो गया। जो लोग से देखें, कौम के जज्बात की तर्जुमानी की आज DGI SPR जनरल आसिफ गफूर साहब ने, उन्होंने बड़ा दो टोक पैगाम दे दिया इंडिया को कि मैली आंख से देखा तो फिर खुद ही जिम्मेदार हो गए। लेकिन बात ये सियासतदान जो हैं, इन्हें डूब मरना चाहिए कि दुनिया किधर जा रही है, पाकिस्तान किन मसाइल का शिकार है, ये अपना पैसा बचाने के लिए, अपने जराइम को मुझे समझ नहीं आती, लगेंगे। आप दोनों बहुत सीनियर हैं, आप लोगों ने बहुत सी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है। आप नवाज शरीफ साहब की बात कर लें या आप आसिफ अली जरदारी साहब की बात कर लें। एक जगह मैं बैठी हुई थी तो मुझे किसी ने कहा कि जब नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर थे तो वो इंडियन जर्नलिस्ट को बुला के कहते थे कि आप ना ये छापें, आप ये छापें, आप ये छापें। फिर हम जो है नवाज शरीफ साहब की या आसिफ अली जरदारी साहब की, तो हमने यही देखा है कि जो हमारे इदारे हैं उनके खिलाफ उनकी किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई मुहिम जो है वो चल रही होती है। कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये लोग इस वक्त में खड़े होंगे और कहेंगे कि जी हम अपनी फौज के साथ हैं, हम अपने इदारों के साथ हैं, हम अपने मुल्क के साथ हैं। हाँ, वो गली में चलने वाला बच्चे को पता है कि इस मुल्क की कदर क्या है और इस मुल्क की अहमियत क्या है और हो क्या रहा है। उसकी पोलिटिकल सेंस जो है ना, हमारे आसिफ अली जरदारी साहब से और हमारे नवाज शरीफ साहब से बहुत बेहतर है सर। अच्छा अलीना, आपने जो बात कही है ना, हर चीज़ का उसका एक बैकग्राउंड और उसका कॉन्टेक्स्ट होता है। जहाँ तक आप माजी की बात करते हैं तो उसमें बिल्कुल पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं उनका रोल सियासत में रहा है, पॉलिटिशियंस को फेल करने में रहा है, क्योंकि उन्होंने स्पेस उसको चलें ये एक अलग बात है, लेकिन वो जो स्पेस भले दें लेकिन वो उनका मैंडेट नहीं था। फ़ौज का या पाकिस्तान की एजेंसियों का ये मैंडेट नहीं था कि वो एक पॉलिटिकल सेल बना के इसमें मेडलिंग करें, जैसे असगर खान केस है, IGI बना के बेनज़ीर को हराने की कोशिश करें, या बाद में, ये माजी है, इसमें कोई शक नहीं।
लेकिन पिछले 8-10 साल से देखें, जो लास्ट इंटरवेंशन थी ना, वो जनरल कियानी की थी, जो उन्होंने इफ्तिखार चौधरी के साथ मिलकर परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ एक तहरीक चलाई। वो जो एक सो कॉल्ड अदलिया की जो तहरीक बनी ना, वो एक्चुअली वो तहरीक उन दोनों का बेसिकली एक साजिश थी, और उसमें जियो एक बहुत बड़ा किरदार था जिसने इस सारी चीज़ को हाईलाइट किया, और वो एक बात हुई। लेकिन पिछले 10 साल से पाकिस्तान की एजेंसीज और पाकिस्तान की फ़ौज पॉलिटिक्स में उनकी कोई मुदाखलत नहीं। आई एग्री सर। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमारे जो हुक्मरान हैं उनके पास वो एक वे आउट है, उनकी जो नाहली है, जहां पर उन्होंने माल बनाया है, लोगों को डिलीवर नहीं किया, तो वो उसका इल्जाम जो है ना वो खत्म हो गया। हम चाहेंगे कि जब मैं दोबारा आऊं तो मैं आपसे ये सवाल जरूर करूं। बेशक 10 साल हो गए, हमें पता है हमारे इदारों की कोई इसमें इंटरवीन नहीं करते हैं, लेकिन जब भी हमारे जो सियासतदान हैं वो इस मुल्क से बाहर जाते हैं, या हमारे जर्नलिस्ट जो हैं, सीनियर जर्नलिस्ट मुल्क से बाहर जाते हैं, तो वो यही इंप्रेशन देने की कोशिश करते हैं कि इनडायरेक्टली जो इदारे हैं वो अभी भी इंटरवीन कर रहे हैं। मैं चाहूंगी कि इस पर जब नेक्स्ट प्रोग्राम में हम आए तो आप इस सवाल का जरूर जवाब दें। लेकिन आज के प्रोग्राम से हम तीनों को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के मान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।